नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके बाद अब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली की जनता को एक भावुक पत्र लिखा है। सोनिया गांधी 2004 से ही वहां की सांसद रही हैं। पत्र में उन्होंने लिखा है कि अब ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन उनके मन और प्राण हमेशा रायबरेली के पास ही रहेंगे। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वो रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। ये नेह नाता बहुत पुराना है और अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। उन्होंने कहा कि रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी भूल नहीं सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हरदम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। अब इंडिया गठबंधन को एक और झटका लग सकता है। अब जम्मू कश्मीर में चुनाव और सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने साफ किया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए फारूक ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने की बात तो कही ही है, इसके साथ ही एक और बात के संकेत दे दिए हैं। उनसे ये पूछने पर कि क्या वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे खिड़की दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीएम मोदी उन्हें बात करने के लिए बुलाएंगे तो ज़रूर जाएंगे। एनडीए में शामिल होने के सवाल पर फारूक ने कहा इस संभावना को नकार नहीं सकते हैं। किसानों के आंदोलन का गुरुवार को तीसरा दिन है। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर किसान शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से किसी तरह की हरकत भी नहीं की गई है। हालांकि पंजाब के अधिकांश टोल प्लाजा पर किसानों ने तीसरे दिन कुछ देर के लिए कब्जा कर लिया और बाद में जनता की परेशानी को देखते हुए टोल प्लाजा से हट गए। बठिंडा में रेल लाइन पर किसानों ने कुछ देर धरना दिया। किसान नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ में गुरुवार शाम 5 बजे होने वाली बैठक का नतीजा आने तक उनका दिल्ली की ओर बढ़ने का कोई नया प्रयास नहीं होगा। अपनी मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली आने के लिए अभी भी अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज फिर बैठक होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये बैठक गुरुवार शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगी। बुधवार की शाम पटियाला के होटल में किसान नेता जगजीत डल्लेवाल और श्रवण पंधेर ने पंजाब के अधिकारियों से हुई बैठक के बारे में जानकारी दी है। दोनों पक्षों के बीच होने वाली ये तीसरे दौर की बैठक होगी। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद रहेंगे। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच हुई 2 बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला था। अब इस तीसरे बैठक में कोई सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि किसानों का आंदोलन खत्म हो सके। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील 2 धड़े में बंट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मौजूदा अध्यक्ष आदेश अग्रवाल को पद से हटाने के लिए 161 वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। बता दें कि वकील बार एसोसिएशन के उस बात से खफा हैं जब आदेश अग्रवाल ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि इसे रद्द करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि काले धन पर काबू पाने का एकमात्र तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो सकता है, इसके और भी कई विकल्प हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राजनीतिक पार्टियों को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने का
निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई चुनाव आयोग को जानकारी मुहैया कराएगा और चुनाव आयोग इस जानकारी को 31 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है। बता दें, राहुल गांधी चुनावी बॉन्ड को कई सालों से रिश्वत और कमीशन का माध्यम बताते रहे हैं। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी की एक और बात सही साबित हुई है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ही मुहर लगा दी है। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने मीडिया से कहा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसका हमारे लोकतंत्र पर लंबा असर होगा। कोर्ट ने बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया है। बता दें, प्रशांत भूषण इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश भी हुए थे। प्रशांत भूषण बोले, इस स्कीम में ये नहीं पता लगता था कि किसने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे और किसे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना है। इसे लेकर जो संशोधन किया गया था, जिसके तहत कोई कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी पैसा दे सकती है, कोर्ट ने वो भी रद्द कर दिया है। भूषण ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि ये चुनावी लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि ये बड़ी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने का मौका देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी पैसा इस स्कीम के तहत जमा किया गया है, उसकी जानकारी भारतीय स्टेट बैंक चुनाव आयोग को दे और आयोग की तरफ से इसकी जानकारी आम लोगों को वेबसाइट पर मुहैया कराई जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा है, इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था और हम इसका स्वागत करते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ साथ भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाला बताया है। जयराम रमेश ने कहा है कि इस निर्णय का लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने कहा कि नोटों के ऊपर वोटों की ताकत को फिर से स्थापित करेगा। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार चंदादाताओं को विशेष अधिकार दे रही है और अन्नदाताओं पर अन्याय कर रही है। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग के वीवीपैट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की वीवीपैट के मुद्दे पर मुलाकात करने की मांगों को लगातार खारिज कर रहा है। उन्होंने कहा, अगर मतदान की प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी है तो फिर ये जिद क्यों है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड उनका पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि पार्टी की खातिर मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा था। सत्तारूढ़ भाजपा को 2022-23 में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लगभग 1300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो उसी समय में कांग्रेस को उसी मार्ग से प्राप्त राशि से 7 गुना अधिक था। चुनाव आयोग को सौंपी गई पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भाजपा का कुल योगदान 2120 करोड़ था, जिसमें से 61% चुनावी बॉन्ड से आया था। प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड के जरिए आई रकम का खुलासा करते हुए कहा था कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल भाजपा को अकेले चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 5 साल में कम अवधि में 5000 करोड़ से अधिक का योगदान मिला है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा है, यह सरकार का एक प्रकार का स्कैम था। इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था से बीजेपी को बड़े स्तर पर डोनेशन मिल रहा था। बीजेपी इससे एक्सपोज हो गई है। न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये न केवल किसी राजनीतिक दल के लिए बल्कि लोकतंत्र के लिए भी आशा की एक बड़ी किरण है। ये पूरी योजना जो मेरे दिवंगत मित्र अरुण जेटली के दिमाग की उपज थी, वास्तव में बीजेपी को समृद्ध करने के लिए रची गई थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि बीजेपी सत्ता में थी और चुनावी बॉन्ड योजना के माध्यम से कोई भी दान बीजेपी के पास आएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस चुनावी बॉन्ड योजना का चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस ने गारंटियों को लेकर पीएम मोदी को फिर घेरा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नई गारंटियां देने से पहले इन गारंटियों का हिसाब दो। 2 करोड़ नौकरी हर साल, किसान की आय दोगुनी, काला धन वापस, महंगाई कम, हर खाते में 15 लाख,
महिला सुरक्षा, 100 स्मार्ट सिटी, मजबूत रुपया, चीन को लाल आंख, न खाऊंगा न खाने दूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि 10 सालों से झूठे सपनों का बायोस्कोप लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री देश में ठगी का व्यापार कर रहे हैं। भाजपा सरकार मतलब झूठ और अन्याय की गारंटी, देश के सपनों के साथ न्याय कांग्रेस करेगी। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने सस्पेंस खत्म कर दिया। पार्टी ने अशोक सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। अशोक सिंह मुख्य रूप से दिग्विजय सिंह के खेमे के नेता माने जाते हैं। वो ओबीसी हैं और खास बात यह है कि अशोक सिंह सिंधिया विरोधी रहे हैं। घोषणा के बाद उन अटकलों का दौर खत्म हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को उच्च सदन में भेजा जा सकता है। 9 फरवरी को नई दिल्ली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कई दिनों से राज्यसभा सीट के लिए उनकी दावेदारी की अटकलें तेज हो गई थी। इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद के लिए पीटीआई की तरफ से उमर अयूब खान को उम्मीदवार बनाया है। पीटीआई के नेता असद कैसर ने अदयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी है। वहीं पीटीआई के एक और नेता जुल्फी बुखारी ने बताया है कि अगर पार्टी विपक्ष में बैठती है तो उमर अयूब खान पार्टी के नेता होंगे। बता दें, पाकिस्तान में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली हैं, हालांकि वो बहुमत से काफ़ी दूर है। वहीं नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नवाज और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के मिलकर गठबंधन सरकार बनाने की रिपोर्टें हैं। इंग्लैंड के साथ गुरुवार को राजकोट में हो रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाया है। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 79वां छक्का जड़कर महेंद्र सिंह धोनी के 78वें छक्के का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 91 छक्के लगाने का रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।